आरडब्ल्यूए की आरपीएफ एसआई कांस्टेबल से रिलेटेड जो बुक थी उसकी हमने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में भौतिक विज्ञान को कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कैसे किया जा सके और कैसे पढ़ा जा सके। तो आपका टाइम वेस्ट जरा सा भी ना करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो अनिश्चितता का सिद्धांत बर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया। द्रव्य और विकिरण के दोहरे व्यवहार के फलस्वरूप भौतिक वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने वर्ष 1927 ईस्वी में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? संवेग ज्ञात करने का सूत्र होता है P बराबर mv, यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग, m फॉर मास वेलोसिटी। किसी वस्तु का द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल को संवेग p कहते हैं। संवेग p बराबर द्रव्यमान m गुणा वेग v। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻⁻18 का उपसर्ग क्या है? तो उसे कहते हैं ऑटो। एक मीट्रिक उपसर्ग एक इकाई उपसर्ग है जो माप की एक मूल इकाई से पहले इकाई के गुणक या विभाजक को प्रदर्शित करता है। आज उपयोग किए जाने वाले सभी मीट्रिक उपसर्ग दशमलव पद्धति पर आधारित हैं जो निम्नलिखित होते हैं। जैसे कि 10 की घात के रूप में है कोई, 10⁻24 है तो उसे योट्टा कहते हैं। वहीं 10⁻21 है तो उसे जेट्टा कहते हैं। 10⁻18 को एक्सा बोलते हैं। 10⁻15 को पेट्टा बोलते हैं। 10⁻12 को टेरा बोलते हैं। 10⁻9 को गीगा बोलते हैं। वहीं 10⁻6 को मेगा बोलते हैं। 10⁻3 को किलो बोलते हैं। 10⁻2 को हेक्टो बोलते हैं। 10⁻1 को डेका बोलते हैं। अब हम माइनस की बात करें तो 10⁻1 डेसी होता है। 10⁻2 सेंटी। 10⁻3 मिली। 10⁻6 माइक्रो। 10⁻9 नैनो। 10⁻12 पीको। 10⁻15 फेम्टो। 10⁻18 ऑटो। 10⁻21 जेप्टो और 10⁻24 योक्टो। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतह की सापेक्ष गति क्या कहलाती है? तो वो संघर्ष है। सापेक्षिक गति उनके बीच की क्या है? संघर्ष है। यदि किसी स्थिर ठोस वस्तु पर कोई दूसरी ठोस वस्तु इस तरह से रखी जाती है कि दोनों समतल पृष्ठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो इस दशा में दूसरी वस्तु को पहली वस्तु पर खिसकाने के लिए एक बल लगाना पड़ता है। इस बल का मान एक सीमा से कम होने पर दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर नहीं खिसक सकती। इस विरोधी बल को घर्षण कहते हैं। घर्षण एक बल है जो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्श गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब बल पर निर्भर करता है। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई होता है। किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर कार्यरत बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव को T से प्रदर्शित करते हैं। यदि L लंबाई का द्रव सतह पर F बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव का सूत्र होगा पृष्ठ तनाव T बराबर F/L, यानी कि बल बटे लंबवत दूरी। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻⁻15 का उपसर्ग क्या होता है? तो इसे फेम्टो बोलते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो वो होता है टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन के माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु का कार्य करने वाला बल का मान
किसके गुणनफल के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो किसके गुणनफल के द्वारा ज्ञात किया जाता है? एक तो वो वस्तु जो है, वस्तु का जो द्रव्यमान होता है m, और वस्तु का जो त्वरण होता है, त्वरण a, यही तो फार्मूला था F बराबर m में, तो इसके द्वारा ये प्राप्त किया जाता है। तो इसमें कौन सा है? गति त्वरण नहीं है, सामग्री गति नहीं है, सामग्री विस्थापन नहीं है, सामग्री यहाँ मास से रिलेटेड है, तो मास और त्वरण, ये ऑप्शन सी इसका राइट है। ध्वनि की गुणवत्ता इसकी किस द्वारा निर्धारित की जाती है, मतलब किस क्वालिटी के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी के द्वारा ही निर्धारित की। ध्वनि तरंग 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को उसकी आवृत्ति के रूप में जाना जाता है। 1 सेकंड में तरंग द्वारा उत्पन्न कंपनों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज होती है। आवृत्ति b बराबर 1/t होता है, जहाँ t का मतलब आवर्तकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, ये रोग है वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। किस रोग का व्यक्ति होता है वो? तो वो मायोपिया होता है, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, इसमें दूर की चीज़ों को तो स्पष्ट रूप से देखने में समस्या आती है। मायोपिया में आँख की पुतली का आकार बढ़ने से प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय थोड़ा आगे बनता है। इस दोष को मायोपिया कहते हैं। कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई है जूल। कार्य का फार्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, न्यूटन इंटू मीटर यानी कि, और न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? यही जूल होता है। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻24 का उपसर्ग क्या है? उसका मतलब है योट्टा। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है, यानी कि पावर का फार्मूला क्या है? कार्य बटे समय। शक्ति का फार्मूला है कार्य बटे समय। शक्ति का मात्रक होता है वाट। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु का वेग b नीचे की ओर गिरने पर बढ़ता है, इसलिए वस्तु की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तथा जब ऊंचाई घटती है तो स्थितिज ऊर्जा भी घटेगी। अतः विकल्प सी संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, सही उत्तर है। पानी के जहाजों और पनडुब्बियों का डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किस नियम या सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो वो आर्कमिडीज का सिद्धांत है। आर्कमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को पूरी तरह या आंशिक रूप से एक द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। जब जहाज को समुद्र में सैर के लिए ले जाया जाता है तो जहाज का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर नहीं हो तो जहाज पानी में डूब सकता है। इसलिए जहाज को कुछ इस तरह से विशेष डिजाइन किया जाता है कि जहाज के भार की तुलना में उसके द्वारा हटाए गए जल का भार अधिक हो। इस तरह जल द्वारा जहाज पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिससे जल के ऊपर जहाज तैरता रहता है। अतः यही आर्कमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। यात्रा की कुल दूरी को कुल दिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो वो औसत गति प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो वो सतह क्षेत्रफल में कमी होने पर। वाष्पीकरण यह वह प्रक्रिया है जिसमें तापमान द्वारा जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। यह प्रक्रिया औशांक अवस्था को छोड़कर प्रत्येक तापमान व स्थान पर होती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और तापमान घटने पर घटती है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटती है और आर्द्रता घटने पर बढ़ती है। और सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और घटने पर घटती है।
आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं, यदि आप कपड़ा सुखाने के लिए बाहर डालेंगे तो अगर धूप ज़्यादा तेज निकलेगी यानी कि तापमान ज़्यादा होगा तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। कपड़े जल्दी सूखने का मतलब ये होता है जो कपड़ों में पानी होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। तो एक बात समझ में आ गई, तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वहीं अगर आप गीले कपड़ों को किसी सीलन वातावरण में बाथरूम में ही छोड़ देते हो तौलिए को, तो वो नहीं सूख पाएगा, वो ऐसे ही गीला ही रह जाएगा। यानी कि बास आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। आर्द्रता कहते हैं सीलन एक प्रकार की होती है। वहीं सतह क्षेत्र, अगर आप मान लो आपको एक कंबल सुखाना है धूप में, आपने केवल इतनी एरिया में इस कंबल को घेरा, फैलाया नहीं, तो ये ज़्यादा टाइम लेगा। और अगर आपने इसे फैला दिया तो ये जल्दी सूख जाएगा। यानी कि अगर आप इसका क्षेत्रफल बढ़ाते हो तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है वायु की गति। वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और घटने पर घटती है। उदाहरण यही है कपड़े वाला, अगर हवा बढ़िया चल रही होगी तो कपड़ा और जल्दी सूख जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल जे से व्यक्त किया जाता है? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज की थी विलियम कोनरोड रोएंटजन ने। एक्सरे की खोज प्रोफेसर विलियम कोनरोड रोएंटजन ने की थी। इन्होंने अपना प्रयोग में इसे प्राप्त किया। एक्सरे की खोज के लिए वर्ष 1901 में इन्हें भौतिक के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? तो उसे कोरोलिस बल कहा जाता है। कोरोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। वस्तुतः पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है। इस गति की भिन्नता के कारण कोई भी गतिमान वस्तु जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर गतिमान होती है उस पर यह बल कार्य करता है। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो उसे सरल रेखीय गति कहा जाता है। सरल रेखीय गति के उदाहरण है बंदूक से निकली गोली, वहीं और लिफ्ट की गति। ठीक है, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो ताप को कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है। कैलोरीमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो ऊष्मामिति में सहायक है। इसका उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं की ऊष्मा मापने व भौतिक परिवर्तनों को इस ऊष्मा मापने या ऊष्माधारिता मापने के लिए किया जाता है। समय अवधि का सूत्र क्या है? समय अवधि का सूत्र है 1/आवर्ती। आवर्ती का फार्मूला क्या है? आवर्ती होती है 1/T, यानी कि 1/T। अगर आप टी की वैल्यू निकालोगे, टी को आप इधर भेजना होगा, आवर्ती इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो उस ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो वेग परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आवर्ती। दोलन गति किसी वस्तु को बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति कहते हैं। आवर्ती प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवर्ती कहते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। किसी असमतल तल पर पड़ने वाले सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन कहलाता है। विसरित परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें ऐसे तल से टकराती हैं जो असमतल या खुरदरा है तो प्रकाश की किरणें का एक बड़ा भाग तल से टकराकर फैल जाता है। इसे विसरित परावर्तन कहते हैं।
जैसे कि पुस्तक को पढ़ने, सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने आदि में इसका प्रयोग होता है। मनुष्य के लिए ध्वनियों की श्रव्य सीमा क्या है, मतलब कितने तक सुन सकता है मनुष्य, तो वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। तरंगे 3 प्रकार के होते हैं, एक तो श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे, इनकी सीमा 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इन्हें मनुष्य द्वारा आसानी से सुना जा सकता है, जैसे गाड़ी का हॉर्न, हम तुम जो बोलते हैं, ये सब। वहीं अपश्रव्य तरंगे, इन तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से नीचे होती है। 20,000 हर्ट्ज नहीं, 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं। इन्हें मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, बंदर आदि सुन सकते हैं। वहीं पराश्रव्य तरंगे की बात करें तो इन तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। इनका प्रयोग सोनार, फोटोग्राफी में होता है। विलयनों से शुद्ध ठोस को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं, तो उसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है, तो वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। पास्कल का नियम है कि किसी बर्तन में रखे द्रव के किसी भाग पर लगाया गया बाहरी बल बिना क्षय हुए द्रव पर सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। इस नियम के अनुसार द्रव के किसी एक बिंदु पर आरोपित बल अन्य सभी बिंदुओं के समान रूप से संचारित करके कम क्षेत्रफल वाले भाग पर अधिक दाब आरोपित किया जा सकता है। द्रव चालित लिफ्ट का प्रयोग भारी वस्तुएं जैसे ट्रक, मोटर गाड़ी, कार आदि को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। गुर्दे में निर्मित छोटी पतरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो वो है अल्ट्रासाउंड। गुर्दे में निर्मित छोटी पतरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड विधि का प्रयोग किया जाता है। पानी की बूंदों के रूप में नमी को स्रावित होने को कहा जाता है, तो उसे वृष्टि कहा जाता है। जल की बूंदों व हिमखंडों के नीचे गिरने की प्रक्रिया को वृष्टि कहते हैं। जब यह जल की बूंदों के रूप में होती है तो इसे जल वृष्टि कहते हैं। विद्युत में KCL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसमें होता है किरचॉफ की धारा का नियम, यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो द्रव के सापेक्ष घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए यूज किया जाता है। वहीं फैथोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए, आर्द्रता तापमापी सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए, और वहीं बैरोमीटर वायुमंडल का दाब मापने के लिए काम में लिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली SI के अनुसार आयाम की इकाई क्या है, तो आयाम की इकाई है मीटर। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो गीजर मूलर काउंटर का उपयोग किया जाता है। वहीं वोल्ट मीटर विभवांतर मापने के लिए काम में आता है। अमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए आता है। ये गीजर मूलर काउंटर विकिरण को मापने के लिए काम में आता है। और स्पेक्ट्रोमीटर प्रकाश के विक्षेपण की घटना के अध्ययन करने के लिए काम में आता है। किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने की किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो ट्रांसड्यूसर एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलती है। यह भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने का कार्य करती है। दांतों के डॉक्टर द्वारा दांतों को प्रकाश में जांचने के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है, वो अवतल शीशा होता है।
समतल दर्पण, प्लान मिरर, जब किसी समतल सतह के किसी एक पृष्ठ पर प्रकाश डाला जाता है तो उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, यह समतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण, यह वह गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। वहीं अवतल दर्पण, यह वह गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन वक्र सतह अवतल सतह पर होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग मुख्य रूप से टॉर्च, सर्च लाइट तथा गाड़ियों की हेडलाइट व दांतों के डॉक्टर द्वारा भी किया जाता है। इससे रोगी के दांतों की छवि बड़ी दिखाई देती है तथा अवतल दर्पण के कुछ प्रकाश को अपरिवर्तित करते हुए दंत चिकित्सकों के लिए मुंह के दृश्य को बढ़ाता है। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो उसे शक्ति कहते हैं। शक्ति होती है कार्य बटे समय। शक्ति की SI यूनिट वाट होती है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किस रूप में प्रेषित किया जाता है? तो वो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रेषित किया जाता है। विद्युत आवेशित कणों को त्वरित करने पर एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ये तरंगों के रूप में संचरण करते हैं। इन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आयतन प्रत्यास्थता मापांक। प्रत्यास्थता की सीमा में आयतन, प्रतिबल तथा आयतन की विकृति के अनुपात को ही आयतन प्रत्यास्थता मापांक गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। सर्वप्रथम ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने 1831 में किया था। यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को कम तथा अधिक कर सकती है, एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित कर सकती है। सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर एक अन्योन्य प्रेरक सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास किसी दूसरी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ट्रांसफार्मर की संरचना, ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन और नरम लोहे की पत्तियों द्वारा बनाई जाती है। यह कोर ट्रांसफार्मर में होने वाली करंट हानि को कम करने के लिए लगाई जाती है। इन पत्तियों की चौड़ाई 0.35 mm से 0.75 mm के बीच होती हैं और इन्हें एक दूसरे से वर्निश द्वारा जोड़ा जाता है, वार्निश द्वारा। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहते हैं? तो उसे इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। इसके उपरांत धातु और विलयन के स्पर्श तल एक विभवांतर स्थापित हो जाता है जिसे धातु को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, एक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। एक रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट गति शक्ति का संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट गति शक्ति के सिद्धांत या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो निकाय का संपूर्ण संवेग नियत रहता है। इस संवेग संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। दबाव का सूत्र क्या है? दबाव का सूत्र है बल बटे क्षेत्रफल। दबाव या दाब P बराबर F बटे A होता है। दाब एक अदिश राशि होती है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? पास्कल बोलते हैं।
सोनार का विस्तार क्या है? तो वो है ध्वनि, वस्तु, नेविगेशन और विकिरण। सोनार एक तकनीक है जो नौचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतहों पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का प्रयोग करती है। सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि ध्वनि, नेविगेशन और रेंजिंग। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? रेंजिंग है ये, रेंजिंग। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है वेग बटे समय। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण, एक्सेलरेशन कहते हैं। त्वरण बराबर वेग बटे समय। इसका एसआई मात्रक मीटर बटे प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एसआई पद्धति में गुणज 10 की पावर माइनस 21 का उपसर्ग क्या है? 10 की पावर माइनस 21 का जेप्टो है। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो वो क्रिस्टियान ह्यूजेंस द्वारा। डच भौतिक वैज्ञानिक क्रिस्टियान ह्यूजेंस का मानना था कि प्रकाश तरंगों से बना होता है। तरंगे प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे कंपन करती हैं तथा तरंग प्रसार की एक कल्पना को प्रतिपादित करती हैं। यह ह्यूजेंस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत को ह्यूजेंस ने वर्ष 1678 ईस्वी में प्रस्तावित किया था। घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो वो है किलोग्राम मीटर की पावर माइनस 3। किसी पदार्थ की इकाई आयतन वॉल्यूम में निहित होती है। द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहा जाता है। इसे रो से निरूपित करते हैं। घनत्व रो बराबर m/b होता है। m द्रव्यमान का किलोग्राम होता है और आयतन का मीटर की पावर 3 होता है। तो किलोग्राम बटे मीटर की पावर 3। अब ये बटे में पॉजिटिव पावर 3 है, ऊपर जाएगी तो माइनस में नेगेटिव पावर माइनस 3 हो जाती है, इसलिए किलोग्राम मीटर माइनस 3 ये किसकी यूनिट हो गई है। बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या होता है? तो वो 1.31 होता है। प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका क्या कहते हैं? तो उसका स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश किरणें के रंगीन घटक के बैंड को इसका स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न भिन्न रंगों के नियमित क्रम में बढ़ जाता है, जिन्हें हम पढ़ के आए हैं विबग्योर, यानी कि बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक बाहरी बल क्या कहलाता है? तो वो एक आवेगी बल कहलाता है। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए बहुत कम समय के लिए कार्यरत एक बाहरी बल आवेगी बल कहलाता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इसके अनुसार जब प्रकाश किरणें धूल आदि के सूक्ष्म कणों जो वायुमंडल में सदैव उपस्थित हो रहते हैं इनसे टकराती हैं तो ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। यह प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया था जॉर्ज लैम्त्रे ने। जॉर्ज लैम्त्रे ने 1927 ने ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना हुई थी। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। यह कथन संबंधित किससे? तो यह है कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जब किसी
पिंड पर कोई बल लगाया जाता है तो बल के द्वारा किया गया कार्य W पिंड की गतिज ऊर्जा K में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कुल यांत्रिक ऊर्जा। किसी यांत्रिक प्रणाली का किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि निम्न में से नहीं गुजर सकती। किस में से नहीं गुजर सकती? तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती। निर्वात में वायुमंडल नहीं होने के कारण निर्वात में कोई माध्यम उपस्थित नहीं होता, अतः निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो वो है 36 लाख जूल के बराबर। विद्युत ऊर्जा की मात्रा जो परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति की उपस्थिति में 1 घंटे में व्यय होती है 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, 1 किलोवाट 1000 वाट और 1 किलोवाट घंटा 36 लाख जूल। प्लाज्मा अवस्था में अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। कौन से निम्न में से? तो वो होती हैं आयनीकृत गैस। दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में से एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर तो वह क्या कहलाएगा? तो वही क्रांतिक कोण कहलाता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब सघन माध्यम में आपतन कोण को वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है वह क्रांतिक कोण कहलाता है। अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग तुलना विधि से प्रतिरोध मापन के लिए किया जाता है। एक व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था है। इसका उपयोग अनियमित प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यदि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है तो गैल्वेनोमीटर के माध्यम से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात व्हीटस्टोन सेतु शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात इसका प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है, यानी गैल्वेनोमीटर के माध्यम से कोई भी प्रवाह नहीं होता। बोस आइंस्टीन द्राव संघनक की गैस को सामान्य वायु की अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। कौन सी गैस है वे? तो वो अति निम्न घनत्व की गैस है, अति निम्न घनत्व की गैस। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जो तब बनती है जब बहुत कम घनत्व या निम्न घनत्व वाले बोसोन की गैस की परम शून्य -273.15 सेंटीग्रेड या -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब के तापमान पर ठंडा किया जाता है। ऐसे में बोसोन का एक बड़ा भाग सबसे कम क्वांटम स्थिति पर होता है। निम्न घनत्व वाली गैस को बहुत कम ताप पर ठंडा करके BeC बनाते हैं। वर्ष 1924-1925 में अल्बर्ट आइंस्टीन व सत्येंद्र नाथ बोस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान होते हैं? तो वो गति और वेग के मात्रक समान होते हैं। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, गति का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो वो शक्ति कहलाती है। किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो इलेक्ट्रोस्कोप होता है। किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का
पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी पदार्थ या वस्तु में वैद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाती है। पदार्थ में दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वो मैग्नेस प्रभाव के द्वारा किया जा सकता है। तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति का घटना का निरीक्षण मैग्नेस प्रभाव द्वारा किया जाता है। इस प्रभाव के अनुसार यदि कोई बेलनाकार वस्तु किसी तरल में डूबकर चक्रण कर रही है तो तरल तथा चक्रण कर रही वस्तु के बीच आपेक्षित गति होने पर उस वस्तु के किनारे पर एक बल उत्पन्न होता है। पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं? तो वो एक तो डिफ्यूजन की और दूसरी ड्रिफ्ट की। किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने वाह के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है? तो वो होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय अपने बाह्य वातावरण से निरपेक्ष करता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है, अर्थात इस निकाय तथा घेराव के बीच किसी प्रकार से ऊष्मा का विनिमय संभव नहीं होता। इसे ही रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। अगर माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ती है क्योंकि उच्च तापमान पर अणुओं से अधिक ऊर्जा होती है, वे तीव्र गति से कंपन करते हैं। तीव्र गति से आणविक कंपन की वजह से ध्वनि की तरंगे की गति तीव्र हो जाती है। असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो बेंटरोमीटर होता है। असंपीड़ित तरलों के प्रवाह की गति को मापने के लिए वेंट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित एक उपकरण है। इसे पाइप या नली में द्रव के प्रवाह की दर को मापने में उपयोग करते हैं। विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? तो विद्युत क्षेत्र का मान विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? वो भार कहलाता है। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल भार कहलाता है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। अतः जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे भार कहते हैं। भार का सूत्र होता है mg। भार की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लोह चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है? तो वो स्थायी चुंबक होता है स्थायी चुंबक। शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता को विकसित करती है? तो वो स्थितिज ऊर्जा है। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला बाह्य छदम बल क्या कहलाता है? तो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। अपकेंद्र बल परिमाण में विकेंद्र बल के बराबर होता है लेकिन अविकेंद्र बल के विपरीत होता है। अपकेंद्र बल के उदाहरण है जैसे वॉशिंग मशीन का कार्य, दूध से मक्खन निकालना, कार में बैठे हुए व्यक्ति का कार के अचानक दाहिने तरफ मुड़ने पर बाईं ओर कार की खिड़की की तरफ मुड़ना, गोल घूमने वाले झूले पर बैठने पर हैंडल को न पकड़ने पर बाहर की तरफ गिरना। वाष्प का तरल जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? तो वो कहलाती है संघनन। जब वाष्प का तरल जल में परिवर्तन होता है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। निम्नलिखित अवस्थाओं में संघनन की प्रक्रिया होती है जब हवा का तापमान उष्मांक पर पहुंच जाता है। इस स्थिति में आयतन स्थिर रहता है। जब पानी का आयतन व तापमान दोनों कम हो जाते हैं। वाष्पीकरण के दौरान जब हवा में
नमी की मात्रा बढ़ने लगती है। इस प्रक्रिया के बाद वायुमंडल में मौजूद पानी की भाप या नमी इनमें से किसी एक का रूप ले लेती है, जैसे ओस, धुंध, बादल। प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या है? तो TIR का मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तनाव होता है बल बटे क्षेत्रफल। निम्न में से कौन सा पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? तो वो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं, तो वो परावर्तक टेलीस्कोप कहलाते हैं। स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से के बराबर होता है, अधिक होता है, कम होता है, जितना ही होता है, क्या होता है? तो ये जो स्लाइडिंग घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इनका क्रम इस अनुसार है घर्षणों का। सबसे बड़ा स्थैतिक घर्षण से छोटा स्लाइडिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण से छोटा रोलिंग घर्षण होता है। किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी है वो? गतिज ऊर्जा है। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। संवेग होता है P बराबर mv। एकल आवर्ती की ध्वनि क्या कहलाती है? तो एकल आवर्ती की ध्वनि टोन कहलाती है। एकल आवर्ती की ध्वनि टोन कहलाती है। निम्न में से क्या नियत विभव वाला एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत होता है? तो वो क्या होगा? वो समविभव तल होगा। समविभव तल नाम से ही पता चल रही। जब दोलक पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलक के आयाम में हुई वृद्धि क्या कहलाती है? तो वो अनुनाद कहलाती है। अनुनाद। जब दोलक पर आरोपित बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलक के आयाम में हुई वृद्धि अनुनाद कहलाती है। अनुनाद के उदाहरण निम्न 3 प्रकार से मिलते हैं: यांत्रिक अनुनाद, ध्वनि अनुनाद और विद्युत चुंबकीय अनुनाद। किसी धातु के तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है कार्यफलन। किसी धातु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। कार्यफलन का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है, जिसका सूत्र है H/V0। किसी अभिकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघटनों की संख्या क्या कहलाती है? तो वो संघट आवर्ती कहलाती है। डायोड में कौन सा प्रतिरोध उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात होता है? तो वो गतिक प्रतिरोध होता है। गतिक प्रतिरोध डायोड में गतिक प्रतिरोध उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात होता है। कौन सा वेक्टर शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है? तो नाम से ही पता चल रही है शून्य वेक्टर ही शून्य परिमाण वाला वेक्टर होगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया। क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये अपकेंद्रीकरण की विधि होती है। पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता किस प्रकार के प्रबलता को क्या कहलाती है? ध्वनि की प्रबलता क्या कहती है जो पुनरावर्ती परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है? तो वो अनुकंपन कहलाती है। इसी के साथ फिजिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बुक में दे रखे थे वो हमने सब डिस्कस कर लिए हैं। जल्द ही हम बायो और केमिस्ट्री का भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें।